बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑप्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है गायनी के हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, ठीक है, और आज ऑप्स हम डिस्कस करेंगे। जो स्टेशन इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह 95% क्वेश्चन वहाँ से आएगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ नोट करें, जो जो पॉइंट्स में एक्स्ट्रा बताऊंगा जो वहाँ पे वाइवा में पूछते हैं तो फिर उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बाज़ों का जब हम बुक पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें बुक में नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिकली पूछते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम एक स्टेशन आया था ऑप्स के अंदर, उसके बारे में पूछा था लेबर क्या है और लेबर के स्टेजेस कौन से हैं। तो ठीक है, लिखे नंबर 1 लेबर के बारे में डिस्कस करते हैं और ज़्यादा डिटेल नहीं, जो रिक्वायर चीज़ें हैं उन्हीं को हो फोकस करेंगे, ठीक है जी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय लेबर। लेबर आप लोगों ने जब डिफाइन करना है तो सबसे पहले आप लोग लिखे इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन, ठीक है जी, सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन। ये एक कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन है, ठीक है। यूट्राइन कंट्रैक्शन की बात करते हैं तो सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन विच eventually result डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है, जिसमें बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लेबर। अब जो लेबर है, लेबर डिलीवरी का नाम नहीं है, डिलीवरी लेबर के अंदर होती है। जब माँ को कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए वहाँ से लेके बच्चे की जो पैदाइश का पूरा एक सिलसिला है उसको हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं, ठीक है जी। अब वहाँ पे आप लोगों से 3 चीज़ें वो पूछते हैं कि व्हाट आर दी स्टेजेस ऑफ लेबर, के लेबर की स्टेजेस कौन सी हैं। तो लेके जनाब विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ कॉल्ड स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेबर को हम डिवाइड करते हैं 3 स्टेजेस में, कितने में, 3 स्टेजेस में। नंबर 1 आप लोग लेके स्टेज 1, अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्टेज 1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो प्लीज़ रिमेंबर कि जब लेबर के दौरान एक मदर को कंट्रैक्शन फील होती है वहाँ से लेके सर्विक्स के अंदर जो 10 सेंटीमीटर डायलेशन आता है उसको स्टेज 1 कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा हम डिवाइड करते हैं, जो स्टेज 1 है इसको हम डिवाइड करते हैं 2 में। एक को हम कहते हैं लेटेंट फेज, एक का नाम क्या है, लेटेंट फेज, ये स्टेज 1 का हिस्सा है, और एक को हम कहते हैं एक्टिव फेज, ठीक है जी। इन दोनों को हम कहते हैं स्टेज 1। अब आप लोगों ने एनआरई 2 के अंदर जो स्टेशन है उसमें सवाल जब आता है उसका आंसर कैसे करना है उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को पहले से हैंड्स बता दूं। देखिए अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, दिस इज द यूट्रस, और यूट्रस के बाद दिस इज द वजाइना या बर्थ कैनाल, ठीक है जी। ये इस तरह का डायग्राम आप लोगों ने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यूट्रस है और ये वजाइना है तो यूट्रस और वजाइना के बीच में से यहाँ पे क्या है, सर्विक्स है, दैट इज कॉल्ड ऑफ सर्विक्स। अब एक एक पॉइंट आप लोग को सिंपल बताऊंगा कि अगर हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे द फीटस प्रेजेंट इनसाइड द यूट्रस, यहाँ पे है। अब जब माँ को कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है तो फिर फीटस ने नीचे आना है, और जब वो नीचे आएगा तो उस दौरान सर्विक्स क्या हो जाना शुरू हो जाएगा, डायलेट। जब तक सर्विक्स नहीं खुलेगा तो फीटस बाहर नहीं आ सकता। तो यूट्रस की कंट्रैक्शन जब स्टार्ट होती है तो इस सर्विक्स के अंदर डायलेशन आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर स्टेज 1 के अंदर हम किसकी बात करें, लेटेंट फेज, तो ये स्टार्ट होती है जब माँ को क्या फील होना शुरू हो जाए, कंट्रैक्शन। अब कंट्रैक्शन स्टार्ट होने से लेके किसकी डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन, मतलब 4 से 6 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर ये जब डायलेट होता है तो उसको हम लेटेंट फेज कहते हैं। तो अगर सिंपल आप लोगों से वहाँ पे पूछे कि कंट्रैक्शन से लेके कितना सेंटीमीटर डायलेशन आने तक, इसको हम लेटेंट फेज कहते हैं, दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कुछ लोग कहते हैं 4 सेंटीमीटर, कुछ कहते हैं 5 सेंटीमीटर, बट इसका जो स्टैंडर्ड है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अगर एक माँ को कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए वहां से लेके सर्वाइकल डायलेशन 6 सेंटीमीटर जो टाइम लगता है उसको हम लेटेंट फेज कहते हैं, क्या कहते हैं, लेटेंट फेज। अब आप लोग मुझे ये बताएं, शाबाश, वेरी इजी, फिर यहाँ पे कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिव फेज। तो जहाँ पे खत्म होगा वहां से स्टार्ट होगा। अब ये खत्म कहाँ पे हुआ है, 6 सेंटीमीटर, ये 6 पे स्टार्ट होगा और ये 10 सेंटीमीटर तक जाएगा, कितने तक, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी आप लोगों का एक क्वेश्चन कवर हो गया कि जो सर्वाइकल डायलेशन है वो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं और से सुने
कि कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस से लेके अगर हम कहाँ तक जाए 10 सेंटीमीटर, उसमें लेटेंट फेज भी है और एक्टिव भी है, इसको स्टेज 1 ऑफ द लेबर कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं? दैट इज कॉल्ड स्टेज 1। अब दो तरह की फीमेल होती है, एक को हम कहते हैं प्रेमी ग्रेविडा और एक मल्टी ग्रेविडा है। ठीक है जी, प्रेमी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा। अब आप लोग लेके वाइवा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगर वो वाइवा पूछती है तो वाइवा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि मतलब दो तरह की फीमेल होती है, एक का नाम है दैट इज कॉल्ड प्रेमी ग्रेविडा। ठीक है जी, अब देखें प्रेमी ग्रेविडा वो फीमेल होती है जो पहली दफा प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है जी, दैट इज प्रेमी ग्रेविडा। और वो फीमेल जिसकी पहली भी कई मरतबा क्या हो चुकी है, प्रेगनेंसी या उसके बच्चे हैं, तो इसको हम मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। मल्टी मीन मैनी, मल्टीपल टाइम, ग्रेविडा मीन प्रेगनेंसी। तो एक प्रेमी ग्रेविडा है और एक मल्टी ग्रेविडा है। अब आप लोग के माइंड में और से सुने, एक चीज सोचते हैं, अगर हम किसकी बात करें, लेटेंट फेज की, किसकी बात करें, लेटेंट फेज। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे LP दैट इज कॉल्ड लेटेंट फेज, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज कॉल्ड AP दैट इज कॉल्ड एक्टिव फेज। इसको हम AP कहते हैं, दैट इज एक्टिव फेज। अब आप लोग के माइंड में आप लोगों ने आंसर करना है, अगर एक प्रेमी ग्रेविडा फीमेल है और एक मल्टी ग्रेविडा है, अब इस फीमेल की पहले भी प्रेगनेंसी हो चुकी है कि नहीं, तो इसमें जो चेंजेस आएगी वो जल्दी आएगी, लेकिन इसमें चेंजेस आने में टाइम लगेगी। जो कौन सा फेज है, लेटेंट फेज। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से जो चेंजेस प्रेमी ग्रेविडा में आएगी, किस में आएगी, प्रेमी ग्रेविडा किस फेज के अंदर, लेटेंट, वो 18 से लेके 20 घंटे लेगी। कितने लेगी, 18 से 20 घंटे लेगी। लेकिन जो चेंजेस इसमें आएगी तो उसमें चेंजेस क्विकली आएगी कि नहीं, इसका यूट्रस तो इस्तेमाल मतलब मल्टीपल टाइम यूज हुआ है, तो इसका चेंजेस जल्दी आएगी कि नहीं, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। ये 12 से 14 घंटे लेती है। आप समझ गए कि नहीं? तो अगर आपसे मैडम वहां पे सवाल करे कि कंट्रैक्शन से लेके 6 सेंटीमीटर चेंज आने में कितना टाइम लगता है, तो आंसर यह है डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फीमेल। अगर वो प्रीमी ग्रेविडा है तो उसमें 18 से 20 घंटे लगती है, मल्टी ग्रेविडा है तो उसमें 12 से 14 घंटे लगते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब अगर मिसाल के तौर पे जिस फीमेल की सर्वाइकल डायलेशन कितनी हो जाए, 6, तो उसने फिर कहां तक जाना है, 10, तो वो कौन सा फेज है, एक्टिव। अब सवाल ये है अगर फीमेल कौन सी है, प्रेमी ग्रेविडा है, तो उसमें चेंज जल्दी आएगी कि स्लोली, हाँ जी स्लोली आएगी, मतलब कम चेंज आएगी ना। तो इसका मतलब यह है 1.2 सेंटीमीटर आएगी हर घंटे में। कितने में, हर घंटे। तो 1.2 सेंटीमीटर पर हार्स, समझ रहे कि नहीं। 6 सेंटीमीटर के बाद कहां तक जाने में, 10 सेंटीमीटर तक हर 1 घंटे में प्रीमी ग्रेविडा में कितना चेंज आती है, 1.2 सेंटीमीटर। अब ये चेंज अगर हम किसकी बात करें, मल्टी, उतना होगी आइक्राम या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, तो ये 1.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 1.5। तो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आती है, दैट इज कॉल्ड पर हार्स। अब ये वाइवा क्वेश्चन है, अगर पूछे तो आंसर देना है, ना पूछे तो बताना नहीं है। ठीक है जी। लेकिन एक माँ को जब कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, वहां से सर्वाइकल डायलेशन कितना, 10 सेंटीमीटर, इसको स्टेज 1 कहा जाता है। ठीक है जी। तो स्टेज 1 कंट्रैक्शन से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम डायलेशन ऑफ सर्विक्स पे खत्म हो जाती है। इसके बाद कौन सा स्टेज होगा, स्टेज 2। तो लेके स्टेज 2 क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे। ये तो वाइवा क्वेश्चन है, इसके बाद अभी डिस्कस होगी दैट इज कॉल्ड स्टेज 2 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब जो स्टेज 2 है, इसमें आप लोगों को पता है कि ये वहां से स्टार्ट होगी जहां पे क्या खत्म हुआ है, स्टेज 1। तो ये मतलब मैक्सिमम डायलेशन से स्टार्ट होगी कि नहीं, क्योंकि जो सर्विक्स है वो मैक्सिमम क्या है, डायलेट है। कितना सेंटीमीटर, वेरी गुड, 10 सेंटीमीटर। तो ये स्टार्ट होती है मैक्सिमम डायलेशन ऑफ सर्विक्स। अब जब सर्विक्स डायलेट है तो फिर बच्चे की बर्थ होगी कि नहीं, तो इसमें लेके अप टू डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ये आप लोगों से अगर वो वाइवा में पूछते हैं कि बच्चे की जो बर्थ है वो लेबर के अंदर के स्टेज में होती है, स्टेज 2 में होती है। क्योंकि जब सर्विक्स पूरा का पूरा खुल जाता है, नाउ दिस इज द टाइम द बेबी विल कम आउट, और जब बच्चा बाहर निकल आता है तो इसको लेबर का स्टेज 2 कहा जाता है। ठीक है जी। तो बच्चे की पैदाइश के स्टेज में होती है, 2 में होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब बच्चा पैदा हो ही गया, ठीक है, तो स्टेज 2 खत्म हो जाता है, समझ रहे कि नहीं। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, स्टेज 3। अब स्टेज 3 स्टार्ट वहां से होगा जहां से स्टेज 2 खत्म हुआ है। तो बर्थ ऑफ द बेबी से लेके रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, इसको स्टेज 3 कहते हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद हम किसको रिमूव करेंगे, प्लेसेंटा को। तो बच्चे की पैदाइश से लेके
प्लेसेंटा की रिमूवल तक जो स्टेज है उसका नाम स्टेज 3 होता है। ठीक है जी। सो दीज ऑल आर दी 3 स्टेजेस ऑफ लेबर। तो इसको लेके स्टेज 3, तो यहाँ पे लेके, हाँ जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि स्टेज 3 में जो सबसे मेन चीज याद रखनी है वो रिमूवल अब क्या है, प्लेसेंटा है। सो दैट विल बी स्टेज 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैडम आपको वैसे छेड़ना चाहे कि स्टेज 4 क्या होता है, तो आप बताएंगे इसको कहते हैं स्टेज ऑफ रिकवरी। क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ रिकवरी। कि जब माँ मिसाल के तौर पे एक प्लेसेंटा हम रिमूव करते हैं तो फिर हम माँ की वाइटल साइन चेक करते हैं कि माँ को कहीं पे ब्लीडिंग तो नहीं है, उसकी वाइटल साइन क्या है, तो स्टेज ऑफ रिकवरी को हम स्टेज 4 कहते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 और से सुने, अब लिखना बंद करें और मुझे सुने कि एक माँ को जब यूट्राइन कंट्रैक्शन फील होना शुरू हो जाए तो स्टार्ट ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन से लेके सर्विक्स की 10 सेंटीमीटर डायलेशन, ये कौन सा स्टेज है, 1 है। समझ रहे कि नहीं। अब अगर हम कंट्रैक्शन से 6 सेंटीमीटर तक जाए तो लेटेंट फेज है, और 6 से 10 तक जाए तो एक्टिव फेज है। और लेटेंट और एक्टिव ये दोनों किसके अंदर आते हैं, 1 के अंदर आते हैं। ठीक है। अब जब सर्विक्स फुली क्या हो गया, डायलेट, तो इसके बाद बच्चे की जो बर्थ है वो स्टेज 2 में होता है। और जब बच्चा पैदा हो जाए फिर इसके बाद क्या रिमूव करना है, प्लेसेंटा, इसको स्टेज 3 कहते हैं। तो ये अगर एग्जाम में आ जाए लेबर की स्टेजेस बताए तो इस तरह लिखना है बस। ठीक है जी। सो दीज आर दी स्टेजेस ऑफ लेबर। अब इस दौरान मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, नंबर 1, कि अगर आप लोगों से मैडम ये पूछे कि स्टेज 3 के अंदर एक्टिव मेजरमेंट क्या करने हैं, या स्टेज 3 के अंदर इंपोर्टेंट चीजों पे क्या नजर रखना है, तो आप लोगों का आंसर ये होना चाहिए, नंबर 1 कार्ड क्लेम करते हैं। क्या करते हैं, अम्बिलिकल कार्ड क्लेम करते हैं यहाँ पे। नंबर 2 ये देखते हैं कि वेजाइनल ब्लीड है कि नहीं। जब बच्चा पैदा हो जाए तो वी हैव टू लुक फॉर वेजाइनल ब्लीडिंग, कि माँ पोस्टमार्टम हिमोरेज में ना चली जाए, तो वेजाइनल ब्लीड को देखना, कार्ड क्लेम करना। ठीक है जी। और नंबर नेक्स्ट वाइटल मेंटेनेंस करना, माँ की जो वाइटल साइन है उनको मेंटेन करना। दीज आर दी एक्टिव मैनेजमेंट इन स्टेज 3। बस ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, दैट इज वेरी इजी। इससे ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे तो अपना स्टेशन खराब करेंगे। इतना वो पूछते हैं और 5-6 मिनट में इतनी आप लोगों ने करना है। अगर वो कहे व्हाट इज लेबर, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लेबर, तो आप लोगों ने ये चीज सारी लिखनी है। ठीक है जी। इसके बाद अब आते हैं लेके हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें प्री क्लाम्शिया, ई क्लाम्शिया, इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है जी। वो अभी डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे लेके हाइपरटेंशन, HTN स्टैंड फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है जी। अब आप लोगों से 2-3 चीजें मैंने डिस्कस करवानी है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और से सुने, ये 4 चीजें जिस स्टूडेंट को आए ना, मतलब ऐसा समझे कि आपका अगर ऑप्स में ये आता है तो इंशाल्लाह आप लोग इसको सही तरीके से हल कर पाएंगे। एक का नाम है क्रोनिक हाइपरटेंशन। कौन सा, क्रोनिक हाइपरटेंशन। फिर एक को कहते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। कौन सी, गेस्टेशनल। एक पॉइंट याद रखे, गेस्टेशनल इज द वर्ड यूज फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हम गेस्टेशन भी कहते हैं, तो गेस्टेशनल इज द वर्ड यूज फॉर, वेरी गुड। तो एक का नाम है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। फिर नेक्स्ट देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा प्री क्लेम्सिया। कौन सी, प्री क्लेम्सिया। ये NRE 1 में भी आता रहता है, बहुत इंपोर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड प्री क्लेम्सिया। और एक क्या होती है, ई क्लेम्सिया। वेरी गुड। ये 4 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। एक को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड ऑफ ई क्लेम्सिया। अब गौर से सुने, इसमें वाइवा भी होता है और इसमें मेन पॉइंट्स आप लोगों को कवर करूंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है जी। अब गौर से सुने, अगर मिसाल के तौर पे मैं लिखने से पहले एक आप लोग का माइंड बनाता हूँ। अगर एक फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, मेरे समझ रहे, फीमेल है, प्रेग्नेंट है, और उसकी जनाब अभी प्रेगनेंसी के 5 महीने भी नहीं हुए। 5 महीने का मतलब 20 वीक्स है। कितने, 20 वीक्स। 20 वीक्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स, 5 मंथ्स। अगर प्रेगनेंसी के अंदर माँ की जो प्रेगनेंसी टाइम है वो 5 महीने से कम है और उसका BP हाई होना शुरू हो जाए तो उसको हम क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। तो एनी हाइपरटेंशन बिफोर 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, क्या भी प्रेगनेंसी 5 महीने की है नहीं और BP बढ़ना शुरू हो जाए तो उसका नाम क्या है, क्रोनिक हाइपरटेंशन। एक पॉइंट और से सुने, लिखना नहीं है, मैं लिखता हूँ फिर लिखेंगे, क्योंकि लिखना क्या है वो मैं अलग बताता हूँ, पहले सुने। अगर एक माँ है वो प्रेगनेंसी में है और आप उसका चेकअप करते हैं और उसका BP क्या आता है, ज्यादा, फिर आप उससे ये पूछते हैं कि आप पहले से हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा है कि नहीं, और वो कह दे कि ये मसला तो मुझे 5 साल से है, 10 साल से है, 2 साल से है, इसका मतलब कि इसका BP प्रेगनेंसी से पहले भी क्या था, हाई, उसको भी क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। या तो हाई ब्लड प्रेशर बिफोर प्रेगनेंसी हो
या विद इन प्रेगनेंसी हो बट कितने वीक से पहले हो, 20 वीक से, इसको क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं? अगर एक फीमेल है आपके पास एंटीनेटल चेकअप के लिए आई है और उसकी वीक चल रही है 25, 26, 28 और आप उसका बीपी चेक करते हैं वो क्या है, हाई है, तब ये 20 वीक के बाद है कि पहले? लेकिन आप सवाल करेंगे कि कभी ये पहले भी हो रहा था कि नहीं? अगर वो ये कहती है कि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब से भी पहले महीने से दूसरे महीने से चल के आ रहे हैं, फिर भी क्या है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है। अगर वो कहती है कि ये मसला अभी हुआ है, 1-2 दिन में हुआ है, 1-2 हफ्ते में हुआ है, बट उसका टाइमिंग 20 वीक के बाद है, तो फिर इसको हम क्रोनिक हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे, वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है। अब समझ गए कि नहीं? तो क्रोनिक और गेस्टेशनल को डिफरेंशिएट करने के लिए कितने वीक्स होते हैं, 20 वीक्स होते हैं। 20 वीक से मुराद 5 महीने होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे लेके क्रोनिक हाइपरटेंशन की डेफिनेशन लेके देखिए, हाइपरटेंशन, हाँ जी, हाइपरटेंशन लेस देन 20 वीक्स, किससे पहले? पहले लेस देन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। या तो अगर एक फीमेल है उसका बीपी हाई हो रही है लेकिन उस पर प्रेगनेंसी का टाइम कितने से कम लगा है, 20 वीक से, और बिफोर प्रेगनेंसी एक फीमेल है उसको हाई ब्लड प्रेशर का मसला कहाँ से चल के आ रहा है, प्रेगनेंसी से पहले पहले, तो वो भी क्या है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है। नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। अगर 2 फीमेल आती है, एक को हाइपरटेंशन का मसला प्रेगनेंसी से पहले है, तो ये तो पहले से क्रोनिक है ना, और अगर एक फीमेल है उसको पहले हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं था, अब प्रेगनेंसी में जाके हुआ है, बट कितने मंथ से पहले, 5 मंथ से, तो ये क्या है, क्रोनिक। इसको न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन कहते हैं, कि मतलब अभी अभी प्रेगनेंसी में हुआ है बट ये गेस्टेशनल नहीं है। और इस फीमेल के अगर हम यूरिन चेक करते हैं तो लेके नो प्रोटीन यूरिया, इन फीमेल को यूरिन के अंदर प्रोटीन वगैरह नहीं आते। तो अगर ये 2 बातें होगी दैट इज कॉल्ड क्रोनिक हाइपरटेंशन। याद रहेगी कि नहीं? विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेकिन अगर एक फीमेल है, और से सुने, उसका मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, सारे बोले हाई, हाइपरटेंशन है, बट उस पर जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो कितने से ज्यादा हुआ है, 20 वीक। मिसाल के तौर पे वो ये कह रही है कि मैं 20 हफ्ते तक या 5 महीने तक मेरा बीपी हाई नहीं हो रहा था, अभी 5 महीने के बाद 6ठे महीने में, 7वें महीने में मेरा बीपी क्या हो रहा है, ज्यादा, फिर इसको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो प्रेगनेंसी में हर एक हाई ब्लड प्रेशर गेस्टेशनल नहीं है जब तक उस पे कितने महीने ना गुजरे हो, 5 महीने, या 20 हफ्ते ना गुजरे हो। 20 हफ्ते का मतलब 5 महीने है। लेकिन इस फीमेल का अगर हम यूरिन चेक करेंगे तो स्टिल नो प्रोटीन यूरिया, इसमें प्रोटीन यूरिया नहीं है। ठीक है जी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब शाबाश, टेक टाइम एंड सी टू द बोर्ड एंड फोकस व्हाट आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट। क्रोनिक हाइपरटेंशन और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन दोनों के अंदर जो सिमिलरिटी है वो प्रोटीन यूरिया नहीं है, दोनों में यूरिन के अंदर प्रोटीन नहीं आ रहे, बट इसमें जो हाई ब्लड प्रेशर है वो 20 वीक से पहले है और इसमें हाई ब्लड प्रेशर 20 वीक के बाद है, बस इसमें ये फर्क है। तो ये क्रोनिक है और ये क्या है, गेस्टेशनल है। अब आते हैं प्री क्लाम्शिया लेके, कि प्री क्लाम्शिया क्या है। प्री क्लाम्शिया का एक मरीज आती है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होती है, लेकिन उसमें भी शर्त यह है कितने वीक के बाद हो, 20 वीक के बाद हो। अब डॉक्टर साहब 2 चीजें गौर से सुने, आपके पास एक मरीज आती है, वो मैम पूछेगी, अगर वहां पे केस लिखा है कि अ 32 ईयर ओल्ड फीमेल केम टू द गायनी ओपीडी, केस को और से सुने, 32 ईयर ओल्ड फीमेल केम टू द गायनी ओपीडी फॉर चेकअप एंड हर प्रेगनेंसी टाइम इज 28 वीक, कौन सा, 28, तो 20 से ज्यादा है कि नहीं। अब 20 से ज्यादा का मतलब या तो उसको गेस्टेशनल है या इसको प्रीक्लाम्शिया है, बट उसके नीचे वो ये भी बताती है कि फीमेल में प्रोटीन यूरिया है, क्या है, प्रोटीन। अब इसमें प्रोटीन यूरिया नहीं है, बट अगर प्रोटीन यूरिया आ जाए तो फिर वो प्रीक्लाम्शिया है। इसका मतलब यह है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में प्रोटीन यूरिया नहीं है, बट अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही है तो फिर ये किसकी तरफ निशानी है, प्रीक्लाम्शिया की तरफ है। अब समझ गए कि नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे लेके प्रोटीन यूरिया, इन फीमेल की जब हम यूरिन चेक करते हैं तो उसमें क्या आएगी, प्रोटीन यूरिया होगी। मिसाल के तौर पे छोटे पेशाब में हम प्रोटीन चेक करेंगे, नॉर्मली छोटे पेशाब के अंदर प्रोटीन नहीं आते, देयर इज नो प्रोटीन यूरिया, बट अगर हम छोटे पेशाब में प्रोटीन चेक करें एल्ब्यूमिन, तो इन फीमेल में प्रोटीन यूरिया होती है। ठीक है जी। आप लोगों ने डिपस्टिक का नाम सुने कि नहीं, जिस तरह हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं बीटा HCG वगैरह, तो हम डिपस्टिक यूज करते हैं। इसी तरह एक स्टिक होती है और इसके ऊपर लिखा होता है +1, +2, +3 एंड +4। अगर हम यूरिन के अंदर वो डिपस्टिक डिप करते हैं और उसके अंदर प्रोटीन यूरिया जो है वो किस तरह जाए,
+1 या +2। और से सुने, या हम प्रोटीन यूरिया देखते हैं वो +3 क्या जाए +4, समझ रहे कि नहीं। अगर प्रोटीन यूरिया है बट वो डिप स्टिक पे हमें क्या नजर आए +1 या +2, दैट इज कॉल्ड माइल्ड प्रोटीन यूरिया। ये क्या है माइल्ड प्रोटीन यूरिया। इसका मतलब कि प्रोटीन आ रहे हैं बट बहुत कम है, ना होने के बराबर। बट अगर डैमेज ज्यादा है तो फिर क्या होगी +3 +4, तो इसका नाम क्या है सुवियर प्रोटीन यूरिया। आप समझ रहे कि नहीं। अब और से सुने, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर एक हामला औरत में, एक प्रेग्नेंट फीमेल में 20 वीक के बाद हाई ब्लड प्रेशर आ जाए तो ये प्रीक्लाम्सिया हो सकता है, यस। और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी हो सकती है। बट हम ये देखेंगे कि उसको प्रोटीन यूरिया है कि नहीं। अगर प्रोटीन यूरिया नहीं है तो फिर गेस्टेशनल है, अगर प्रोटीन यूरिया है तो प्रीक्लाम्सिया है। फिर ये देखेंगे कि प्रोटीन यूरिया +1 है, +2 है, +3 या +4 है। वो वहां पे केस मेले का होता है कि प्रोटीन यूरिया इज इक्वल टू +4, प्रोटीन यूरिया इज इक्वल टू +2, समझ रहे क्या नहीं। अगर +1 +2 में आ जाए इसको माइल्ड प्रीक्लाम्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं माइल्ड प्रीक्लाम्सिया। और अगर प्रोटीन यूरिया में क्या चीज आ जाए +3 या 4 आ जाए इसको सीवियर प्रीक्लाम्सिया कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं। तो प्रीक्लाम्सिया का ये बताना कि माइल्ड है कि क्या है सीवियर है, ये हम प्रोटीन यूरिया पे डिसाइड करते हैं, समझ रहे कि नहीं। इससे हमें पता चलेगा कि ये माइल्ड है या सीवियर है। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी प्रीक्लाम्सिया व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इस फीमेल का ब्लड प्रेशर हाई है कि नहीं, तो हाई ब्लड प्रेशर के साथ उसको हेडेक हो सकती है, उसको वोमिटिंग हो सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है, गैस्ट्रिक पेन हो सकती है। ये हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम हैं। बट बीपी शुड बी हाई after 20 week of pregnancy and there should be protein urea which is very very important one जी। ओके, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोटीन यूरिया। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाती है, ग्लोमेरुलाई डैमेज होने की वजह से जो फोर्डोसाइड है उसकी नेगेटिविटी डिस्टर्ब हो जाती है तो प्रोटीन लीक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी जो है ना वो आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखे शाबाश। अब आप लोग को इसमें पता है 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन आप लोग को मैं NRE2 के जो मेन पॉइंट्स है वही बताने लगा हूँ ताकि इतना पढ़े कि आप लोग जाकर फिर उसको सही सही से सीख भी सके। फिर यहाँ पे देखे हाई ब्लड प्रेशर और इस पे भी टाइम कितने से वीक से ज्यादा है 20 वीक से। अब आप लोगों ने याद रखना है, और इस पेशेंट की जब हम यूरिन के अंदर प्रोटीन देखते हैं तो वो भी क्या है ज्यादा है। तो ये दोनों है कि नहीं है। अब अगर ये दोनों आ जाए सिर्फ तो फिर क्या है प्रीक्लाम्सिया। अब ये दोनों से है, ये किसकी तरफ जा रही है प्रीक्लाम्सिया। बट अगर इन दोनों के साथ पेशेंट को झटके पड़ रहे, सीजर भी है, तो उसको इक्लाम्सिया कहते हैं। तो प्रीक्लाम्सिया और इक्लाम्सिया में डिफरेंस क्या है सीजर का है। अगर झटके लग रहे, फिट्स आ रहे फीमेल को तो वो इक्लाम्सिया है, अगर सीजर नहीं है तो फिर प्रीक्लाम्सिया है। इसमें ये फर्क है, ठीक है जी। तो ये भी तो देखे, ये दोनों बातें जो प्रीक्लाम्सिया में है वो इसमें है कि नहीं, इसमें भी दोनों है, बट इसके अंदर क्या ऐड है सीजर है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर एक पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन है, उसका प्रोटीन यूरिया भी है और वो +4 है, क्या है +4 है, तो इस पेशेंट को जल्द से जल्द इक्लाम्सिया के चांस होते हैं, क्योंकि प्रीक्लाम्सिया कन्वर्ट इनटू इक्लाम्सिया। जो सीवियर प्रीक्लाम्सिया है उसकी ट्रीटमेंट हम इक्लाम्सिया की करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये भाई इसमें से एक स्टेशन अगर आ जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है, इक्लाम्सिया क्या है और प्रीक्लाम्सिया क्या है। अब यहाँ पे आप लोगों से वो जो पूछते हैं ना वाइवा के अंदर कि इस सीजर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, ठीक है जी। ये सवाल पूछते हैं तो लेके जनाब डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट के कितना डोज देते हैं ये वाइवा में आता है, ठीक है जी। आप लोगों से वो ये पूछेंगे कि हाउ मच डोज बी गिवन फॉर दी इक्लाम्सिया मैग्नीशियम सल्फेट। एक क्लासिफिकेशन है रिचर्ड क्लासिफिकेशन जो पूरे गाइनी में जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन इस्तेमाल करते हैं, मैं उसी के ऊपर बात करूंगा जो एक्सेप्टेड है हर जगह पे। तो लेके मैग्नीशियम सल्फेट। अब ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है इट इज द ड्रग गिवन इन प्रेगनेंसी टू कंट्रोल सीजर। ये किसको कंट्रोल करने के लिए सीजर, और ये हम यूज करते हैं इक्लाम्सिया के पेशेंट में। तो सबसे पहले याद रखें हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं 4 ग्राम, कितना देंगे 4 ग्राम डोज देते हैं आईवी, बोलस देते हैं स्टेट। इसको हम कहते हैं लोडिंग डोज। क्या कहते हैं लोडिंग। इनिशियली हम 4 ग्राम से स्टार्ट करते हैं और इंट्रावीनस लगाते हैं, ठीक है जी, और इंट्रावीनस लगाते हैं और इसके बाद जनाब मेंटेनेंस डोज देते हैं। तकरीबन ये जो लोडिंग डोज देते हैं ये फॉर 3 to 5 मिनट देते हैं, मतलब 3 से 5 मिनट तक देखते हैं कि पेशेंट की जो सीजर अटैक्स है उसमें कमी आ रही है कि नहीं। अगर 4 ग्राम देने के बाद भी मरीज कंटिन्यूसली क्या करे सीजर जो है ना उसको फिट्स आ रहे तो हम फिर मेंटेनेंस डोज देंगे 10 ग्राम। कितना देंगे
10 ग्राम, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि हम इंट्रा मस्कुलर देते हैं। 4 ग्राम हम आईवी देते हैं, इंट्रा वीनस देते हैं, और 10 ग्राम क्या देंगे, इंट्रा मस्कुलर देंगे। और इसका जो प्रेफर्ड साइड है दैट इज इन दी बटक्स। ये कहाँ पे लगाते हैं, बटक्स पे, जो आउटर क्वाड्रेंट है, ठीक है जी। लेकिन इसमें 2 पॉइंट है। ये जो 10 ग्राम डोज है इसको हम डिवाइड करते हैं 2 में, 5 ग्राम ऑन ईच बटक्स। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, 5 ग्राम ऑन ईच बटक। लेफ्ट बटक्स पे 5 ग्राम और राइट बटक्स पे 5 ग्राम देते हैं, और फिर हर 4 घंटे के बाद पेशेंट को देखते हैं कि वो रिकवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है जी। सो दैट इज कॉल्ड द डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। इनिशियली 4 ग्राम देंगे, वो आईवी में देंगे, फिर 3 से 5 मिनट में देखेंगे कि पेशेंट रिकवरी की तरफ जा रहे कि नहीं, फिर 10 ग्राम मेंटेनेंस डोज देते हैं इंट्रामस्कुलर। तो मतलब 5 ग्राम लेफ्ट बटक में और 5 ग्राम राइट बटक में देते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद वो आप लोगों से एक सवाल करेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट जब हम देते हैं तो हमें किन चीज़ों पे नज़र रखनी है। तो लेके पॉइंट टू बी नोटेड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें लेके चेकिंग पॉइंट। अब चेकिंग पॉइंट इसका मतलब यह है, या चेकिंग साइंस कि मतलब ऐसे चीज़ें जो हम मैग्नीशियम सल्फेट देने के साथ साथ चेक करेंगे। ये लास्ट टाइम वाइवा में पूछा गया है एमआरई स्टेप 2 के अंदर, एंड मेनी स्टूडेंट डोंट नो व्हाट टू आंसर। तो 3 चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है जब हम किसी मरीजा को क्या लगाते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। नंबर 1 रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे। क्या चीज़, रेस्पिरेटरी रेट। तो रेस्पिरेटरी रेट जो है ना ये चेक करेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू पीपल मस्ट नो अबाउट इट, मैग्नीशियम सल्फेट। नंबर 2 लेके डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। क्या चेक करेंगे, डीप टेंडन। पटेला रिफ्लेक्स का नाम सुना है कि नहीं, हम डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। फीमेल की क्या चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट। भाई ये 3 बातें आप लोगों ने बतानी है कि जिस मरीजा को हमल के दौरान मैग्नीशियम सल्फेट लगाई जाती है तो वार्ड के अंदर जो इंटर्नीज होते हैं उनको ये बताया जाता है कि 3 चीज़ों पे नज़र रखनी है कि उस मरीजा की रेस्पिरेटरी रेट क्या चल रहा है, उसकी यूरिन आउटपुट कितनी है, और साथ में डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस क्या है। क्योंकि जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये रेस्पिरेटरी रेट को कम करती है, तो मतलब ये ब्रेडिप्निया कराती है। क्या कराती है, ब्रेडिप्निया। और अगर रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाए तो इससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है कि नहीं। तो जो फीमेल मैग्नीशियम सल्फेट लेती है अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट हम काउंट करते हैं वो कितने से कम हो जाता है, 16। नॉर्मल तो सबको पता है कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 16 to 18 है। अगर वो किससे कम हो रही है, 16 से। या डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हाइपो रिफ्लेक्सिया की तरफ बात जा रही है, डिक्रीज हो रही है। या मिसाल यूरिन आउटपुट लेस देन 300 ml हो रही है, कितना, लेस देन 300। ये 3 बातें वो है जिस पे हम ये समझ सकते हैं कि पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है जी। सो दीज 3 थिंग हैज टू बी चेक साइड बाय साइड व्हेन वी गिविंग मैग्नीशियम सल्फेट टू द पेशेंट। और अगर इन 3 चीजों में ये चेंजेस आ रही हैं ये हमें इनडायरेक्टली ये बताएगी कि किसकी टॉक्सिसिटी हो रही है, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो रही है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये लास्ट टाइम एनआरई 2 के वाइवा में पूछा था, नो बडी आंसर, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल लाइफ में गायनी के अंदर जो लोग काम करते हैं, इंटर्नीज होते हैं, उनको बताया जाता है। और मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी अगर हो जाए उससे पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर है। क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर। ये हार्ट जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको इतना कम करती है कि पेशेंट कांट टेक ब्रीथ प्रॉपरली, ठीक है जी। और लेके जनाब अगर इसकी क्या हो जाए टॉक्सिसिटी, तो इसको रिवर्स करने का तरीका है तो लेके एंटीडोट। क्या लेंगे, एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है एनीथिंग विच रिवर्स द टॉक्सिसिटी ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप लोगों ने वहां पे सिर्फ ये बताना है कि अगर किसी पेशेंट ने मैग्नीशियम सल्फेट का डोज लिया है और ये 3 चीजों के अंदर चेंज आई है तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्टॉप गिविंग मैग्नीशियम सल्फेट। उसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। एंड टू रिवर्स द टॉक्सिसिटी वी शुड गिव द डोज ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें डोज मैटर नहीं करती, इसमें हम एम्प्यूल देते हैं, यूनिट देते हैं कि मतलब हम एक एम्प्यूल देने के बाद ये 3 चीजें चेक करते हैं कि उसकी रिकवरी कितनी हो रही है, ठीक है जी। अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को मैनेज करते हैं। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट के ऊपर सवाल आए ई क्लामशा के अंदर, ये फिर बता सकेंगे कि नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। इसके बाद एक चीज और भी याद रखें, कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह आता है मिसाल के तौर पे कि अगर एक फीमेल है उसको आपने मैग्नीशियम सल्फेट दी फॉर द फैट्स, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि द पेशेंट इज रिकवरिंग और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ बैठे हुए किसी को नहीं पता। ये 100% में से 90% लोग गलत करते हैं
कभी भी आप आंसर ये ना दे कि हम फिट्स को देखेंगे कि बार बार उसको अटैक्स आ रहे कि नहीं, ये गलत आंसर है। याद रखें मैग्नीशियम सल्फेट देने के बाद ये देखना कि वो फिट से रिकवर हो रही है या नहीं। हम प्रोटीन यूरिया चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? प्रोटीन यूरिया। अगर प्रोटीन यूरिया +4 से +2 +1 की तरफ आ रही है, सुवियर से माइल्ड की तरफ आ रही है, द पेशेंट इज रिकवरिंग। वो क्या है? रिकवरिंग है। तो मैग्नीशियम सल्फेट देने के बाद ये चेक करना कि मरीजा जो है वो रिकवर हो रही है या नहीं, हम क्या चेक करेंगे? प्रोटीन यूरिया चेक करेंगे। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक स्टेशन जो गायनी के अंदर आता है वो आप लोगों को आपस के अंदर इक्लाम्शिया क्या है और प्री इक्लाम्शिया क्या है। ठीक है जी। फिर आप लोगों से अब मैं सवाल दे के पूछ रहा हूँ, अगर एक पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी पे कितने हफ्ते गुजर गए हैं? 20 वीक, और उसका बीपी हाई है बट उसको प्रोटीन यूरिया नहीं है, दैट इज गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। बट अगर 20 वीक से टाइम ज्यादा हुआ है और उसमें प्रोटीन क्या जाए? यूरिया, तो वो प्री इक्लाम्शिया है। क्या है? प्री इक्लाम्शिया। अगर +1 +2 प्रोटीन यूरिया है तो माइल्ड है, अगर +3 +4 है सीवियर है। ठीक है जी। अगर एक पेशेंट है उसका बीपी भी ज्यादा है आफ्टर द एज ऑफ 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी और उसका प्रोटीन यूरिया भी है बट उसको क्या पढ़ रहे हैं? फेट्स, दैट इज इक्लाम्शिया। तो प्री इक्लाम्शिया विद सीजर इज इक्लाम्शिया, बट इक्लाम्शिया माइनस सीजर इज प्री इक्लाम्शिया। इसका मतलब यह है कि प्री इक्लाम्शिया और इक्लाम्शिया में फर्क किसका आ रहा है? सीजर का आ रहा है। ठीक है। और सीजर को कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट ड्रग है वो मैग्नीशियम सल्फेट होती है। ठीक है। और मैग्नीशियम सल्फेट की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उनको रिवर्स करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट से। ठीक है जी। और मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का जो पहला साइन होता है वो डिक्रीज रिस्पायरेटरी रेट होता है। क्या होता है? डिक्रीज रिस्पायरेटरी रेट, डिक्रीज टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है गायनी के अंदर लेके, मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, पोस्टपार्टम हीमोरेज की मैनेजमेंट कैसे है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, के मतलब पोस्टपार्टम हीमोरेज, इसकी जो मैनेजमेंट है वो हमें कैसे करनी है। देखिए, दैट इज कॉल्ड पीपीएच। प्लीज मैं इसमें जो चीजें बताऊंगा वही नोट करने हैं। ठीक है। और पीपीएच आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। एग्जाम के अंदर कई मरतबा पोस्टपार्टम हीमोरेज का क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है जी। प्लीज focus on the slide, what is going on the board, and this board will make you pass. If you people give respect to the thing what is going on, that will give automatically respect in the station as well. और यही चीज आपको फील होगी कि यार ये सर ने बताया था, मैम ने अप्रिशिएट किया और मैं पास हो गया। कुछ स्टूडेंट को स्टेशन के अंदर ही पता चल जाता है कि मैं पास हो के फेल हूँ, क्योंकि वो स्टेशन में फील होता है बंदे को कि मैंने अच्छा किया है कि बुरा किया है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हीमोरेज ये ज्यादातर आता है और कई मरतबा आया है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। यस, अब देखें पीपीएच है। क्या है? पीपीएच। अब इसको गौर से सुने। पी मीन पोस्ट और पी मीन पार्टम और एच मीन हीमोरेज। ठीक है जी। पोस्ट मीन आफ्टर, पार्टम मीन डिलीवरी, हीमोरेज मीन ब्लीडिंग। कि अगर डिलीवरी के बाद एक माह से ज्यादा खून का जाया होता है तो उसको हम पीपीएच कहते हैं। दैट इज पोस्टपार्टम हीमोरेज। कि डिलीवरी के बाद एक माह से ज्यादा खून का जाया हो जाना, दैट इज कॉल्ड पीपीएच। अब सवाल यह है कि वो कैसे पता चलेगा, मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, अगर एक माँ है उसकी मिसाल डिलीवरी होती है तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं। मतलब एक माँ है उसकी डिलीवरी होती है, दैट इज सी सेक्शन से भी हो सकती है। मतलब इसको कहते हैं मोड ऑफ डिलीवरी। क्या है? मोड ऑफ डिलीवरी। ऊपर वाला क्या है? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए या ऑपरेशन से हो जाए तो उसका नाम सी सेक्शन है। अगर एक माँ है वो बच्चे की बर्थ देती है कौन से डिलीवरी से? नॉर्मल। तो फिर इससे अगर ब्लड की लॉस जो है वो कितने से ज्यादा हो जाए? 500 ml से। या अगर वो बच्चे की पैदाइश देती है और किस तरीके से? वेरी गुड। और उसकी ब्लड लॉस जो है किससे ज्यादा हो जाए? 1000, इसको हम पीपीएच कहेंगे। दैट इज कॉल्ड पीपीएच। तो नॉर्मल डिलीवरी पे 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस और सी सेक्शन पे 1000 ml से ज्यादा ब्लड लॉस, इसको पोस्टपार्टम हीमोरेज कहते हैं, पीपीएच कहते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब लेके जनाब इसकी जनाब काजेस क्या है, व्हाट आर द काजेस। पहले हम काजेस पढ़ेंगे तो फिर इसकी मैनेजमेंट स्टेप्स बताता हूँ कि इसकी स्टेप्स कैसे होते हैं, क्योंकि वो जो स्टेप्स है वो हम काजेस के ऊपर करते हैं। तो अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आए, ये पहले बताना है यूट्राइन एटोनी। क्या है? यूट्राइन एटोनी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ए का मतलब एब्सेंट है, टोनी का मतलब कंट्रैक्शन। अगर बच्चा पैदा हो जाए और उसके बाद माँ में यूट्रस की कंट्रैक्शन ना हो जाए तो फिर ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट इज यूट्राइन
एटोनी। सिंपल वर्ड क्या बताया कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो बच्चादानी है उसका कंट्रैक्शन ना हो जाना, दैट इज द कॉज ऑफ पीपीएच, और उसका नाम यूट्राइन एटोनी है। ठीक है जी, ए मीन एब्सेंट, टोन का मतलब कंट्रैक्शन है। और याद रखे 90% मदर्स के अंदर दिस इज द कॉज ऑफ पीपीएच। ठीक है, पोस्टमार्टम हीमोरेज के अंदर। अब आप लोग को पता है, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसका साइज जो है वो ज्यादा है, मैक्रोसोमिया है। क्या है? मैक्रोसोमिया। अब वो बच्चा जब डिलीवर होगा तो वो वेजाइना कैनाल के ऊपर प्रेशर लगाएगा कि नहीं, तो उससे वेजाइना म्यूकोजा की टीयरिंग हो सकती है, लेसरेशन हो सकती है, उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है कि नहीं। या मिसाल के तौर पे जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो फोर्सेप इस्तेमाल करती है डिलीवरी के दौरान, जब वो बच्चे का हेड पकड़ती है तो फोर्सेप के जरिए कुछ जगह वो इंजर्ड कर सकती है। तो लेकर ट्रोमा टू जेनिटल ऑर्गन, अगर कोई ट्रोमा हो जाए तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है कि नहीं, तो ट्रोमा कैन कॉज पीपीएच। अगर जेनिटल ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई ट्रोमा हो जाए तो उस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है कि नहीं, तो मतलब वो भी पीपीएच करा सकती है। इसके एग्जाम्पल में लार्ज साइज बेबी है और या फोर्सेप डिलीवरी है। कौन सी है? फोर्सेप डिलीवरी। क्योंकि अगर गायनेकोलॉजिस्ट फोर्सेप से बच्चे को पकड़ती है तो वो फोर्सेप नियर बाई एरिया को इंजर्ड कर सकती है कि नहीं, तो उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। आप लोगों ने एफिजियोटमी का नाम सुना है कि नहीं? मतलब जो फीमेल एफिजियोटमी करती है मिसाल के तौर पे, और उसकी प्रेगनेंसी फिर दोबारा हो जाती है जल्दी, तो प्रीवियस एफिजियोटमी के ऊपर जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उधर भी जनाब ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होती है। ठीक है जी, तो हिस्ट्री ऑफ एफिजियोटमी, हिस्ट्री ऑफ लार्ज साइज बेबी, हिस्ट्री ऑफ फोर्सेप डिलीवरी, इन सब के अंदर क्या हो सकती है? ट्रॉमा हो सकती है। और आखिर में लेके टिश्यू रिटेंशन, क्या हो सकती है? टिश्यू रिटेंशन। अब गौर से सुने, अभी हमने लेबर पढ़ा है और लेबर के अंदर आप लोग को मैंने ये बताया है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो कौन सा स्टेज होता है? सेकंड स्टेज। और फिर बच्चे की पैदाइश के बाद हम किसको रिमूव करना है? तो वो स्टेज 3 है। कभी कभार जो प्लेसेंटा रिमूव होता है उसके कुछ टिश्यू जो है वो यूट्रस में रह जाती है, और यही टिश्यू बाद में क्या करती है? ब्लीड करती है, एंड दैट रिजल्ट पीपीएच, पोस्टमार्टम हीमोरेज। तो यहाँ पे टिश्यू रिटेंशन से मुराद प्लेसेंटल टिश्यू है कि कभी कभार जो प्लेसेंटा है वो पूरा को पूरा बाहर नहीं आती, उसके कुछ टिश्यू कहाँ पे रह जाती है? यूट्रस के अंदर, और वो भी क्या करती है? ब्लीड करती है। तो आज के बाद गौर से सुने, यूट्राइन एटोनी, टिश्यू टू जेनिटल ट्रैक्ट एंड टिश्यू रिटेंशन, प्लेसेंटल टिश्यू रिटेंशन, दीज आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ पोस्टमार्टम हीमोरेज। ये पीपीएच के काज होते हैं। ठीक है जी, मैं आप लोग को एक मिसाल देता हूँ, गौर से सुने। अब ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। देखें, मिसाल के तौर पे दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द बर्थ कैनाल और वेजाइना एंड दैट इज द सर्विक्स। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर प्रेगनेंसी का आखिरी टाइम है, नियर टू डिलीवरी या नियर टू लेबर, यूट्रस के अंदर जो फीटस है उसका साइज बड़ा होता है कि नहीं? हाँ जी, यूट्रस इनलार्ज होता है कि नहीं? कि जब मिसाल के तौर पे 1-2 दिन में बच्चा पैदा होने वाला होता है तो मतलब यूट्रस काफी हद तक इनलार्ज हो जाता है। अब उस यूट्रस को ब्लड ज्यादा चाहिए कि कम? ज्यादा चाहिए, ताकि माँ को भी मिले और बच्चे को भी मिले। तो यूट्रस इज एनलार्ज ताकि ब्लड सप्लाई दोनों को ज्यादा मिले। अब सवाल ये है, मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, अब जब मिसाल के तौर पे ब्लड ज्यादा चाहिए तो यूट्रस इज मोर वस्कुलराइज, यूट्रस के अंदर वस्कुलरिटी ज्यादा है, तो वेसल मतलब ब्लड से भरने चाहिए ताकि माँ को भी ब्लड मिले और बच्चे को भी मिले। अब वो बच्चा जब पैदा हो जाए तो फिर यूट्रस जो है उसी तरह रहेगी कि अपनी शेप में आएगी? अपनी नॉर्मल शेप में आने के लिए ये भी एक क्वेश्चन करता है, कितना टाइम लगता है? 4 to 6 वीक, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि एक डिलीवरी के बाद यूट्रस को अपनी साइज पे आने के लिए नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। कितने? 4 से 6। कि अगर मिसाल के तौर पे बच्चा पैदा हो गया तो यूट्रस तो उस टाइम पे बड़ा होता है। अब जब बच्चा पैदा हो गया तो यूट्रस को क्या करना है? कंट्रैक्ट करने के नहीं, उस कंट्रैक्शन फेज में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, ताकि यूट्रस अपनी जगह पे आ जाए। अब गौर से सुने, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यूट्रस जब बड़ा था और बच्चा पैदा हो गया तो फिर यूट्रस को ऐसा ही रखना चाहिए कि कंट्रैक्ट होना चाहिए? लेकिन बाज माओ के अंदर यूट्रस कंट्रैक्ट हो नहीं होता, वो उसी तरह बड़ा रह जाता है। तो ऐसा कंडीशन जो डिलीवरी के बाद भी यूट्रस क्या ना करे? कंट्रैक्ट ना करे, उसको यूट्राइन एटोनी कहते हैं। दैट इज यूट्राइन एटोनी, लॉस ऑफ कंट्रैक्शन, फेलियर ऑफ कंट्रैक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। तो यूट्रस बड़ा रहेगा कि छोटा? इसलिए यूट्राइन एटोनी के अंदर बोगी यूट्रस होता है। कौन सा यूट्रस? बोगी हैवी यूट्रस होता है। और उस यूट्रस के अंदर जो वेसल थे क्या होने थे? कंट्रैक्ट होने थे, कंट्रैक्ट ना हुए, वो क्या रहे? डायलेट। और वो डायलेट वेसल क्या करेंगे? ब्लीड, विच लीड टू पोस्टमार्टम हेमोरेज। ठीक है जी, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। तो जब भी एक माँ डिलीवरी देती है बच्चे की
और उससे ज़्यादा ब्लड या ज़्यादा खून ज़ाया हो जाता है और आप उस माँ में देखते हैं कि यूट्रस उसी तरह क्या रहा है, डायलेट, बोगी यूट्रस है, थिंक अबाउट द कॉजेज यूट्राइन एटोनी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3T, क्या लिखता हूँ 3T। पहले टी का मतलब टोन का मसला, किस चीज का, टोन, तो लेक ऑफ टोन, एटोनी। फिर नेक्स्ट टी का मतलब ट्रॉमा है और नेक्स्ट टी का मतलब टिश्यू रिटेंशन है। तो पीपीएच का मतलब यह है 90% मदर्स के अंदर काज क्या होता है, यूट्राइन एटोनी। अब आपने वहां पे क्या करना है, एनआरई 2 के अंदर वो कहेगा राइट शॉर्ट नोट या राइट डाउन मैनेजमेंट, क्या लिखना है, मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। तो लेके मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब जो पीपीएच है इसकी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इजी। आप लोगों ने इसकी मैनेजमेंट सीखनी है तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, सबसे पहले हम आईवी लाइन लगाते हैं। ठीक है जी, आईवी लाइन। अब माँ से ब्लीडिंग हो रही है तो हमने फ्लूइड रिससिटेशन करनी है कि नहीं, तो पहला काम आईवी लाइन लगाना है। और इसमें हम दो तरह के, एक तो नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं और रिंगर लैक्टेट भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। और ये 500 ml लगाते हैं, कितना, 500 ml। इस स्टेप को कहते हैं फ्लूइड रिससिटेशन। क्या कहते हैं, फ्लूइड, जो ब्लड लॉस हो रही है उसको रिकवर करने के लिए, फ्लूइड स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम आईवी लाइन लगाते हैं। ठीक है जी, आईवी 2 लार्ज बोर कैनुला लगाते हैं और हम नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट लगाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल वो मैडम करेगी कि और क्या काम कर सकते हैं। इधर हम ये काम करेंगे कि हम माँ से ब्लड सैंपल लेंगे, लैब को पहुंचाएंगे कि हेपेटाइटिस बी सी तो नहीं है। और नंबर 2, ब्लड ग्रुपिंग चेक करेंगे कि अगर ज्यादा खून जाया हो जाए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करने इमरजेंसी में तो हमें ग्रुप का पता हो। समझ रहे कि नहीं, जब तक आप ब्लड ग्रुप नहीं पहचानेंगे तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि मैडम हम यहाँ पे ब्लड सैंपल लेंगे टू लुक फॉर हेपेटाइटिस बी और सी, और फिर दूसरी बात ये चेक करेंगे कि माँ की ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ताकि हमें जरूरत पड़े ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो हमें पहले से ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए। अब समझ रहे कि नहीं, ये पॉइंट आप लोगों ने बताना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी आईवी लाइन के अंदर 500 ml में हम 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑक्सीटोसिन। अब जो ऑक्सीटोसिन है ये यूट्रस को क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेंगी। अब आप लोग को मैंने बताया था कि 90% केसेस के अंदर यूट्रस के अंदर जो टोन्स है, कंट्रैक्शन है, वो नहीं होते। तो हम यूट्रस को फिर जोर से कंट्रैक्ट करेंगे बाय गिविंग विच एजेंट, ऑक्सीटोसिन। और जो ऑक्सीटोसिन है ये हम 20 यूनिट लगाते हैं। कितने लगाते हैं, 20 यूनिट। 20 यूनिट लगाते हैं ऑक्सीटोसिन इन आईवी 500 ml। ठीक है जी, ये हम लगाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड यूटेरोटोनिक। यूटेरोटोनिक का मतलब ये है ये यूट्रस के अंदर कंट्रैक्शन को इंड्यूस करती है। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने लास्ट टाइम ऑक्सीटोसिन बताया था वो भी पास हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि यू हैव टू ऐड ऑक्सीटोसिन इन दैट नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट। अगर ऑक्सीटोसिन लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं पे क्या रही है, पर वेजाइना से ब्लीड आ रही है, फिर हम एक और ऐड करते हैं मिसोप्रोस्टोल। क्या ऐड करेंगे, मिसोप्रोस्टोल। जो मिसोप्रोस्टोल है ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, ये भी यूट्रस को क्या करती है, कंट्रैक्ट करती है। तो इनिशियली हम ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, फिर इसके बाद मिसोप्रोस्टोल लगाते हैं। मतलब इसके टैबलेट्स भी आते हैं, मतलब ब्रेकी के नाम पे आते हैं। ये लोग एबॉर्शन के लिए भी यूज करते हैं। हाँ जी, यस सर, मितरगीन ये दे सकते हैं। ये मितरगीन या बेटरगीन या जो मिसोप्रोस्टोल, ये सारे एक चीजें हैं। इससे हम क्या करेंगे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ज्यादा, ताकि ब्लीडिंग क्या हो जाए, कम हो जाए। तो नंबर 2 चीजें गौर से सुने, जिस तरह मितरगीन, मिसोप्रोस्टोल या ऑक्सीटोसिन, इन सब का काम यह है यूट्रस को कंट्रैक्ट करना और ब्लीडिंग टेंडेंसी को कम करना है। ठीक है जी, ये हम लगाएंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे चौथे नंबर पे, मैं लिखता नहीं हूं बट बताता हूं, अगर माँ को साथ साथ वोमिटिंग है तो फिर ऑनसेट इंजेक्शन लगाते हैं। कौन सा, ऑनसेट या ग्रेविनेट इंजेक्शन लगाते हैं। ये एंटी इमेटिक है, ये वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। बट अगर उसको वोमिटिंग नहीं है, हमने पीपीएच को फोकस करना है कि इसके साथ मजीद क्या हो सकता है। नंबर 4 नंबर पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे कैथेटर लगाते हैं, कैथेटराइजेशन, माँ को कैथेटराइज करते हैं। अगर आप कैथेटर नहीं लगाएंगे, ये क्यों लगाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू सी द यूरिन आउटपुट। क्योंकि अब हाइपोवोलेमिया हो रहे हैं, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो किडनी पे असर पड़ सकती है कि नहीं। तो हमें यह देखना है कि इन आउट, जो फ्लूइड आप दे रहे हैं उसका इन आउट ठीक है कि नहीं है, और जो ब्लड लॉस हो रहा है इससे किडनी को कोई इंजरी हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए हम कैथेटराइजेशन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इंशाल्लाह इंस्ट्रूमेंट तो पढ़ने हैं,
नेक्स्ट डे जब हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, फोलिस कैथेटर पढ़ेंगे, सिलिकॉन कैथेटर्स पढ़ेंगे, 2 वे फोलिस कैथेटर, 3 वे फोलिस कैथेटर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम कैथेटराइजेशन इसलिए लगाते हैं टू सी द यूरिन आउटपुट, क्या देखने के लिए, यूरिन आउटपुट। और आखिर में लेके मेंटेन वाइटल साइंस, क्या मेंटेन करेंगे, वाइटल साइंस मेंटेन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आखिर में जाके हम वाइटल साइन, अब वाइटल साइन में टेम्परेचर है, रिस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है, इन सब को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ वाइटल साइंस। तो ये हम करेंगे एंड देन द पेशेंट शुड बी डिस्चार्ज। इसके बाद दो चीजें हैं, अगर मैम ये कहती है कि एक पीपीएच की मरीजा है, आप उसको सब कुछ ये करें बट फिर भी उसकी जनाब ब्लीडिंग उस तरह ना रुक पाई, तो कोई ऐसा प्रोसीजर कर सकते हैं कि मेडिसिन ना हो फिर भी ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करे, उसको यूट्राइन मसाज कहते हैं। क्या कहते हैं, यूट्राइन मसाज, बाईमैनुअल यूट्राइन मसाज। जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है वो दोनों हाथों से प्यूबिक एरिया के अंदर जेंटल प्रेस करती है, जिससे वो कोशिश करती है कि यूट्रस कंट्रैक्शन को इंड्यूस करे। तो बाईमैनुअल यूट्राइन मसाज भी कर सकते हैं हाथ से, जिससे यूट्रस कंट्रैक्ट हो जाए और ब्लीडिंग क्या हो जाए, कम हो जाए। वैसे आप लोग के ख्याल में ये जो 3 काज मैंने बताए थे, अब बाईमैनुअल यूट्राइन मसाज से क्या इंड्यूस करना चाहते हैं, कंट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन देने से कंट्रैक्शन, मेसोप्रोस्टोल देने से कंट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये जो मैनेजमेंट है पीपीएच का, ये सारा का सारा यूट्राइन किसका है, एटोनी का है, क्योंकि 90% हमारा जो पीपीएच के केसेस होते हैं उसमें यूट्राइन एटोनी ही होती है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर इसके बाद आपसे अगर मैडम पूछती है कि पीपीएच की जनाब व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, पीपीएच की कॉम्प्लिकेशन क्या है, नंबर 1 हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिक, क्योंकि ज्यादा ब्लड लॉस होगा। तो जब ज्यादा ब्लड लॉस होगा तो बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल क्या हो जाएगी, कम, तो शॉक हो सकता है कि नहीं, नंबर 1। अगर ज्यादा ब्लीडिंग होगी, ज्यादा ब्लड लॉस होगा, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो शीहान सिंड्रोम, क्या हो सकता है, शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम में क्या होता है, अब और से सुने, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको ब्लड सप्लाई क्या मिलेगी, वेरी गुड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से हार्मोन की सिक्रीशन क्या हो जाएगी, कम, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइपो। इसको हम कहते हैं पोस्ट पार्टम पिट्यूटरी इस्कीमिया। क्या कहते हैं, पोस्ट पार्टम पिट्यूटरी इस्कीमिया या शीहान सिंड्रोम जिसको कहते हैं। और द फर्स्ट हार्मोन दैट इज अफेक्टेड इज प्रोलैक्टिन। फिर माँ कंप्लेंट करेगी कि शी कांट एबल टू फीड द बेबी, ऐसा है कि नहीं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, शीहान सिंड्रोम। तो पीपीएच में ज्यादा खून जाया होने की वजह से शॉक हो सकता है, ज्यादा खून जाया होने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, शीहान सिंड्रोम हो सकती है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इवन इससे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ज्यादा ब्लड लॉस में लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। और इसमें अगर हमें जरूरत पड़े, जिस तरह 1000 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए, मतलब 1000 ml 1500 ml, तो 1.5 लीटर से जब ब्लड ज्यादा लॉस हो जाए, वी शुड ट्रांसफ्यूज द ब्लड एज वेल। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं और देखते हैं कि जनाब मतलब यह है कि पीपीएच को हम कैसे कवर करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। तो मैनेजमेंट में अगर आप लोग सारी चीजें भूल जाए, नंबर 1 आईवी फ्लूइड लगाते हैं, नंबर 2 ऑक्सीटोसिन देंगे, मेसोप्रोस्टोल देंगे, यूट्राइन मसाज करेंगे और कैथेटर लगाएंगे। ये 4-5 स्टेप्स है जो आप लोगों ने बताने हैं इन दी मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, समझ गए? हाँ, वो ब्लीडिंग जब ड्यू टू अदर काजेज होती है, बिल्कुल उसको ट्रांजेमिक एसिड कहते हैं या ट्रांजमीन, लाइक एपिस्टेक्सिस का केस आ जाए या मेनोरेजिया का केस आ जाए, तो मतलब इसमें आप टेम्परी लगा सकते हैं बट वो रूट काज को खत्म नहीं करेगी। ये है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच। क्या मतलब, यही है ना, वाइटल्स है ना, यही देखते हैं जो पोस्ट पार्टम, ये लास्ट स्टेप यही आता। ओके ओके, इसका मतलब यह है कि अगर एक माँ है वो डिलीवरी मिसाल के तौर पे बच्चे की करती है और उसको पीपीएच नहीं है, एक नॉर्मल कंडीशन है, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, नंबर 1 द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लुक फॉर दैट इज द यूरिन आउटपुट। क्या देखते हैं, यूरिन आउटपुट। नंबर 2 पर वेजाइनल ब्लीड देखते हैं कि कहीं पे वेजाइनल ब्लीड है या नहीं है। नंबर 3 आप उसकी वाइटल्स चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे, वाइटल्स चेक करेंगे कि वाइटल इसकी नॉर्मल है या नहीं है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आप लोगों ने देखने। वाइटल्स में फिर आपने बताना है, टेम्परेचर चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, पल्स रेट चेक करेंगे और बीपी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, बीपी। इसके बाद हम जो मेन पॉइंट यूरिन आउटपुट बताए हैं और साथ में जनाब हम क्या चेक करेंगे,
वेरी गुड, ठीक है। ये चीजें वो है 3-4 जो आप लोगों ने एक नॉर्मल फीमेल में देखनी है। अगर इसमें जब तक कोई डिस्टर्बेंस है आप उसको वार्ड से डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है जी। ओके, रिस्पायरेटरी रेट कैसे चेक करते हैं या इसका तरीका क्या है, ये मैंने लास्ट टाइम बोला भी था कि जो पेशेंट होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं पेशेंट हूँ और आप एज अ डॉक्टर मुझे एग्जामिन करते हैं, तो आप मुझे कहते हैं कि भाई मैं आपका पल्स देखता हूँ, तो मेरा जहन तो पल्स पे जाएगा, तो आप देख रहे पल्स और आप मेरा जो ये जो एब्डामिन है इसका अप डाउन गिनते हैं कि 1 मिनट में कितनी दफा हो रहा है, या जो चेस्ट है तो जितना चेस्ट अप डाउन होगा 1 मिनट में उसको हम रिस्पायरेटरी रेट कहते हैं। अगर आप किसी को कहे कि अभी आप मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपकी छाती 1 मिनट में कितना ऊपर नीचे जा रही है, तो फिर अपनी छाती को पकड़ के रखेगा, ठीक है ना, कि आपको मतलब कौन होते हैं गिनने वाले, तो वो फिर पकड़ के रखेगा। तो जब भी हम रिस्पायरेटरी रेट जो है ना मालूम करते हैं मरीज को बताते कुछ और है, बट हम फोकस उसकी रिस्पायरेटरी रेट पे करते हैं कितना होता है, ठीक है जी। और ये नॉर्मल 16 to 18 होता है, कितना है 16 to 18 होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्या नहीं? दैट इज व्हाट यू पीपल मस्ट नो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। ये एम की यूनिट्स में आता है, ठीक है ना, ये यूनिट्स, ये एम्प्यूल में होता है, यूनिट्स में होता है। एक यूनिट्स जिस तरह इंसुलिन किस में आता है, यूनिट्स में आता है, इस तरह ये ऑक्सीटोसिन भी यूनिट्स में आता है। इसकी एमजी डोज भी मौजूद है, इसकी टैबलेट C1 आती है, लेकिन ये हम पीपीएच के अंदर यूनिट्स में लगाते हैं, ठीक है जी। ये इसके बाद अब नेक्स्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, लेके लेयर्स ऑफ सी सेक्शन, कि जो सी